मेरी छिपी रहे गुलजार, मैं नीवा उगया, कोई लगे ना नजर टपार, मैं पर्वत में गया। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਨਫਸਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ सभी साथी सहयोगियां प्यारे बच्चों का स्वागत करती हाँ। मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आज आपको कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने का प्रयास करूंगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप सामने देख रहे हैं ये आपको क्या लग रहा है। ये कुछ सिक्के प्रकार के, यस, ये सिक्के हैं और ये आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के होते थे। और ये दोनों सिक्के जो हम देख रहे हैं ये गुप्तकालीन सोने के सिक्के हैं। और देखिए ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से उत्कीर्णित है और ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी के सोने से बनाए गए हैं, शुद्ध सोने से बनाए गए हैं। इसी के साथ मैं आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में पाठ नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का भाग 3 और आखिरी भाग भी है, ये करेंगे। आज हम जानेंगे नगर और व्यापार, सिक्के और राजा के बारे में, अभिलेखों के अर्थ, अभिलेखों का महत्व, अभिलेखों की सीमाओं के बारे में। अंत में हम इस पाठ से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियों पर भी नजर डालेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे लेसन का ही नाम था राजा, किसान और नगर। तो अब हम तीसरे भाग में बात करेंगे नगर और व्यापार की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमने राजधानियां देखी। आमतौर पर ये राजधानियां संचार मार्गों के निकट बनाई जाती थी जहां से सभी भागों में संचार आसानी से किया जा सके। जैसे कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के कुछ भाग नदी मार्ग के किनारे पर थे, जबकि उज्जैनी जैसे नगर ये भूतल मार्गों के किनारे थे, लेकिन व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सेंटर में पड़ते थे। कुहार समुद्र तट पर था, समुद्री मार्ग यहीं से प्रारंभ हुआ था। और मथुरा यह व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र था। फिर हम बात करेंगे नगरीय जनसंख्या की। हमने जैसे कि देखा ही है कि शासक वर्ग हमेशा किलेबंद नगरों में रहते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे। इनमें से अधिकांश स्थलों पर तो खुदाई करना भी संभव नहीं है, लेकिन हमें वहां से विभिन्न प्रकार के पुरा विशेष मिले हैं। आपके लिए बिल्कुल नया सा वर्ड है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। असल में ये उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे या थालियां होते थे जिन पर कलई चढ़ी होती थी। आपने अक्सर पहले सुना भी होगा कि हम अपने पित्तल के बर्तनों पर कलई करवाया करते थे। तो ये मिट्टी के बर्तन थे जिन पे कलई चढ़ी होती थी और ये बहुत ही कीमती बर्तन होते थे, बहुत कीमती, बहुत ही चमकदार। इसके अलावा सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे से बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, शीप और पक्की मिट्टी के भी हमें विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। दानात्मक अभिलेख मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि लोग दान में क्या क्या देते थे। विभिन्न कार्य करने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई और स्वर्णकार, व्यापारी आदि की जानकारी भी हमें मिलती है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों का वर्णन भी मिलता है। असल में श्रेणियां उन संगठित लोगों का संगठन था जो पहले कच्चे माल को खरीदते थे, फिर सामान को तैयार करके उसे बाजार में बेच देते थे। इस सबके साथ साथ लोहे के उपकरणों की मांग भी लगातार बढ़ रही थी। फिर हम बात करेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। यहाँ पर 2-3 पॉइंट निकल कर आते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से महाद्वीप नदी मार्गों के जाल से बिछ गए थे। मतलब स्थल मार्ग से ही नहीं बल्कि नदी मार्ग से भी व्यापार होते थे। कई बंदरगाहों से जल मार्ग
कई बंदरगाहों से होता हुआ जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक पहुंच जाता था। ये हमारा रास्ता था उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक पहुंचने का। फिर है बंगाल की खाड़ी से हम चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंच जाते थे। इस प्रकार से ये मार्ग जो थे व्यापार के लिए उत्तम माने जाते थे। फिर व्यापारी समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे, स्थल से तो करते ही थे। जब वो स्थल से करते थे तो बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर और पैदल व्यापार करने के लिए जाते थे, लेकिन वे समुद्री मार्गों से भी यात्रा करते थे, जो कि काफी खतरनाक भी होती थी लेकिन साथ में लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में ऐसे व्यापारियों को मस्तुवन और प्राकृतिक में सतवाहा और सेट्टी कहा जाता था। ये बहुत धनी और बहुत ही पावरफुल व्यापारी होते थे। ये अनाज, पत्थर, नमक, धातु, लकड़ी, जड़ी बूटियां जैसे अनेक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में हमारे भारत की काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत अधिक मांग थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्के और राजा। जैसे कि हमने शुरू में ही सिक्के देखे थे, एक आहत सिक्के थे जो मिट्टी के, पत्थर के बनाए जाते थे लेकिन प्रतीक के रूप में माने जाते थे। और फिर हमने देखे थे सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जो बहुत शुद्ध सोने से बनाए जाते थे। इन सबसे ना हमें जो सबसे बड़ी बात पता चलती है वो उस समय के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बताती है। जितनी अच्छी क्वालिटी का सिक्का होगा, जितनी भारी और महंगी धातु का सिक्का होगा, इसका मतलब उस साम्राज्य की, उस राजा की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी थी। जितनी जितनी क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी, इसका मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। सबसे पहले आहत सिक्के, पंच कॉइन भी बोलते हैं इनको, ये चांदी और तांबे से बनाए गए थे। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता चलता है कि इन्हें राजाओं के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं हमें आहत सिक्के जो व्यापारी, धनीपतियों और नागरिकों के द्वारा जारी किए गए। शासकों के नाम और प्रतिमा वाले आहत सिक्के हमें सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों के द्वारा शुरू किए गए, वहां से मिले हैं। और हिंद यूनानी शासकों का जो समय रहा है भारत के अंदर, वह द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व रहा है। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि अलग अलग सीमाओं में होता था। पंजाब और हरियाणा में योद्धे कबायली गणराज्य प्रथम शताब्दी ने तांबे के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने, अर्थात यहाँ से सोने के सिक्कों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त शासकों ने बनाए थे। फिर हम बात करेंगे अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। आपने बहुत सारे अभिलेख देखे होंगे और अशोक के अभिलेख तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस रहे हैं। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल ब्राह्मी लिपि है और अशोक ने इनका प्रयोग अभिलेखों में किया है। जब यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपि का अध्ययन किया और अक्षरों की तुलना की। कई बार तो ये लगा कि संस्कृत में है, जबकि कई बार पाया गया कि नहीं, ये तो प्राकृत में थे। 1838 में जेम्स प्रिंसप ने इनके अर्थ भी निकाल दिए, अर्थात जो लिपि ब्राह्मी लिपि में अशोक ने अभिलेख लिखवाए, उसे पढ़ने में देवनागरी बंगाली लिपि ने हमारी मदद की। ये देखिए कुछ वे अक्षर अभिलेखों के जो वहां पर खुदे हुए थे और वो कैसे हमारी देवनागरी लिपि से मैच करते हैं। और इस प्रकार से ये ढ देखिए, ये द, ये मैं, ये च और ये कैसे मिलता और ये रस। फिर हमने ये भी देखा कि अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखे गए थे, बल्कि अरेमाइक और ख्रोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। और ये हमें भारत के पश्चिमी भाग में, जहां आज अफगानिस्तान है, वहां पर मिले हैं। लेकिन इनकी पढ़े जाने का जो तरीका था या कहानी, वो अलग तरीके की है। असल में इन्हें पढ़ने के लिए हमें हिंद यूनानी शासकों की सहायता लेनी पड़ी। द्वितीय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने जो सिक्के चलाए थे, उससे हमें सहायता मिली है इस लिपि को पढ़ने में। क्योंकि जो हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के चलाए थे,
उन पर उनके नाम, राजाओं के नाम यूनानी भाषा में भी लिखे गए और खरोष्टी में भी। बस वहीं से यूनानी खरोष्टी की तुलना कर करके, अक्षरों का मेल कर करके ये लिपि पढ़ी जा सकी है। जैसे अपोलो डॉट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक ए का प्रयोग हुआ, अर्थात खरोष्टी में ए ढूंढना आसान हो गया। ये कुछ अभिलेख हैं जिसमें हमने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कैसे लिपि का प्रयोग किया गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, उपाधियों, देवनागरी, ये हम बात कर रहे हैं कि कैसे इतिहासकार को थोड़ी सी मुश्किल आती है और कैसे वो साक्ष्यों का प्रयोग करता है इतिहास को खोजने में, इतिहास को लिखने में। हमने अभिलेखों में बहुत जगह देखा है कि अशोक की उपाधियां देवना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी अर्थात देखने में सुंदर, और अशोक के नाम का प्रयोग किया गया है। तब हमें पता चला कि ये सारे अभिलेख अशोक के द्वारा ही लिखवाए गए, क्योंकि कहीं पर सिर्फ उपाधियां थी, लेकिन कहीं कहीं हमें ये उपाधियां और नाम भी एक साथ मिला है, अर्थात इनको बनाने वाला शासक एक ही था। एक अभिलेख में अशोक ने कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर हमें बहुत सोच समझकर अपने निष्कर्ष निकालने होंगे कि क्या सचमुच ऐसा था कि अशोक से पहले के शासकों ने किसी प्रकार की रिपोर्टें ना लिखी हो, या फिर ये कोई अतिशयोक्ति थी कि अशोक अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना चाहता था। अभिलेखों में कुछ शब्द ब्रैकेटों में लिखे गए हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्रैकेट में शब्द लिखने का क्या अर्थ है। ज्यादातर इतिहासकार ब्रैकेट में लिखे गए शब्द को बाहर वाले शब्द का अर्थ मान लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बात बहुत ध्यान से देखनी होगी कि सचमुच में वो उसका अर्थ है, क्योंकि इसको जरा सी भी चूक या गलती होने से इसके अर्थ बदल सकते थे और सत्य का पता ना लगता। इतिहासकार ये भी देखते हैं कि राजा के आदेशों को आने जाने वाले लोग, देखिए हमने पढ़ा है कि अशोक अपने अभिलेखों पर जनता के लिए जन कल्याण की बातें लिखवाता था, लेकिन इतिहासकार ये देखते हैं कि क्या इन आदेशों को आम जनता पढ़ती थी, क्या आने जाने वाले लोग इन्हें पढ़ते थे, क्योंकि क्या उस समय लोग पढ़े लिखे थे जो इन्हें पढ़कर इनका मतलब समझ सकते थे, या सिर्फ ये मात्र इतिहास में दर्ज करवाने के लिए लिखे गए। हमें एक स्थान पर अशोक की वेदना का प्रतिबिंब भी मिला है कि कैसे कलिंग युद्ध के बाद उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है और कैसे वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन ये प्रतिबिंब हमें उड़ीसा से दूर मिला है, जबकि परिवर्तन उसके मन में कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा के युद्ध के बाद ही आया था। इसके अलावा हम देखेंगे अशोक के अभिलेखों का महत्व। अशोक के अभिलेखों से हमें बहुत सारी अशोक के चरित्र की जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख उसके छोटे, कुछ बहुत बड़े हैं। कलिंग के अभिलेख, 14 चट्टानी अभिलेख, छोटे अभिलेख, इन सभी का बहुत महत्व है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों से हमें उसके धर्म की जानकारी भी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन भी उठाता है कि अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी 2-3 बातें लिखें, वो भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अशोक के साम्राज्य का विस्तार। उसके अभिलेखों से हमें उसके साम्राज्य के विस्तार का भी पता चलता है कि उसका साम्राज्य जो था उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में खाड़ी बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। इसके अलावा उसके अभिलेखों से हमें उसकी शासन व्यवस्था का भी पता चलता है कि कैसे उसने प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के इर्द गिर्द छायादार पेड़ लगवाए, पीने के पानी के लिए कुएं, यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनवाई। अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के धर्म के बारे में पता चलता है कि उसने आम जनता के लिए एक बहुत सादा सा पवित्र सा जीवन व्यतीत करने वाला धर्म भी चलाया। इस धर्म में बहुत ही सिंपल सी बातें, नैतिक बातें लिखी थी, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, अहिंसा का पालन करना, सच्चाई का पालन करना, दान देना, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना। फिर हमें इन्हीं अशोक अभिलेखों से अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है कि कैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए उसने कितने प्रयास किए। अलग अलग जगह पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने अपने जीवन में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इन्हीं अभिलेखों से हमें अशोक के चरित्र का भी पता चलता है कि वो ना केवल मनुष्यों से बल्कि पशुओं से भी प्रेम करता था। उसने वर्ष में 56 दिन तो ऐसे फिक्स कर दिए थे कि जिस दिन किसी भी पशु का वध करना मना था। इन्हीं अभिलेखों से हमें मौर्य काल की मूर्ति कला, स्तंभ बनवाना, पत्थरों पर पॉलिश करवाने जैसी जानकारी मिलती है। अशोक ने एक ही पत्थर को तराशकर 15 से 18 मीटर ऊंचे स्तंभ बनवाए, जो कि 50 टन से भी भारी थे। इसके अलावा अति सुंदर पशुओं की मूर्तियां बनवाई। पत्थरों पर और बराबर गुफाओं की दीवारों पर पॉलिश करवाई गई और उसे देखकर आज भी लोग इतने चकित होते हैं कि यह पॉलिश करवाई हुई है, यह दीवारें धातु की बनी हुई है। फिर आता है कि अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इनसे जानकारियां ही मिलती हैं, बल्कि कुछ स्थानों पर हमें इन्हें पढ़ने में बहुत परेशानी आती है और इतिहासकारों को इतिहास घड़ने। कई स्थानों पर अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्णित किया है, जिसकी वजह से वे अब फीके पड़ गए हैं, उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं है। कुछ अभिलेख नष्ट हो गए, उसकी वजह से उनके बहुत सारे अक्षर लुप्त हो गए हैं और ये भी एक समस्या का कारण है। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ जान पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कई बार कुछ अर्थ क्षेत्र विशेष के संबंधित होते हैं। बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी और दुख सुख का उल्लेख नहीं हुआ। इसके अलावा अनेक अभिलेखों में हमने देखा है कि अशोक की उपाधियों का वर्णन किया गया है, जैसे देवना प्रियदर्शी, लेकिन नाम नहीं है। तब हमारे इतिहासकार असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये किन्होंने बनवाए हैं। अभिलेख सदैव उन व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करते हैं जो उन्हें बनवाना चाहते हैं। इसीलिए हम आम जन राजा के बारे में क्या सोचती है, इसका भी हमें अभिलेखों से नहीं पता चलता। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा पाठ तो पूरा हो जाता है, लेकिन हम 2-3 शब्दावलियां और अतिरिक्त जानकारी भी एकत्रित करते हैं। मुद्रा शास्त्र, जैसे कि हमने बात की थी कि सिक्के बनवाए किस किस काल में, किस किस राजा ने कैसे कैसे, तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इन सिक्कों को पढ़ना, इनके ऊपर लिखी जानकारी को एकत्रित करना, समझना, विश्लेषण करना और उसे बड़े ही विस्तृत ढंग से प्रस्तुत करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि, धातु का विश्लेषण, जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया वो सब मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक शब्द है पेरिपल्स। पेरिपल्स का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन जिसका अर्थ है लाल सागर। तो एक समुद्री यात्रा लाल सागर की, उससे भी हमें पता चलता है कि भारत में किन किन चीजों का व्यापार होता था। लीजिए, ये वही है, एक समुद्री यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है कि भारत में भारी मात्रा में काली मिर्च, दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार और नगरों में वे भेजते थे। और एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे का आयात किया जाता था। इनसे हमें ये पता चलता है कि हम क्या क्या तो दूसरे देशों में भेजते थे और किन किन वस्तुओं को हम मंगवाते थे। और ये है छोटा सा एक अंश पाटलिपुत्र का। प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास है, लेकिन पाटलिपुत्र की बात करें तो ये पाटलीग्राम नाम के गांव से बना है। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह, राजाओं का घर, से हटाकर बस्ती में लाने का निर्णय किया। इसका नाम बदल दिया गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों का केंद्र में से एक नगर बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री स्वयं 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ आया। इसे नगर खंडर में बदला हुआ दिखा और उसने जनसंख्या भी कम मिली और उसने इसका वर्णन ऐसे ही कर दिया। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा लेसन पूरा होता है, ये भाग भी पूरा होता है।
मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास कामयाब होगा, आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।